नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। प्रोफेसर संगीत रागी पहुंचने वाले हैं और अब ये इलेक्शन स्पेशल आप कहानी कुर्सी की का पहला चंक जो है वो उससे हम लोग आज शुरुआत करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, चारों चुनावी राज्यों से आज हमारे पास आपके लिए बड़ी खबर है। लेकिन पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर, आज चुनाव को लेकर पहली सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट प्रकाशित होने जा रही है। मैं अभी मेहमानों से इसका मतलब भी पूछ रहा था, तो अभी आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के सभी जिला अधिकारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खास निर्देश भी दिए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया है कि ये जो सूची है ये अंतिम मतदाता सूची की तरह ही जारी की जाएगी, जिसकी प्रतियां जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजी जाएंगी और बाद में राज्य भर के मतदान केंद्रों पर प्रदर्शित भी की जाएंगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि विचाराधीन मामलों की समीक्षा की प्रक्रिया व्यापक रूप से चल रही है और उचित सत्यापन के बाद 27 लाख से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में इन परिणामों को पारदर्शी रूप से शामिल किया जाएगा। मतलब ये 27 लाख मतदाताओं की लिस्ट है, ये उन 60 लाख वोटरों में शामिल थे जिन्हें 28 फरवरी को प्रकाशित अंतिम सूची में विचाराधीन के रूप में चिन्हित किया गया था। मोटा मोटा 60 लाख लोग डाउटफुल थे, जिनका कोई ना कुछ मिसमैच आ रहा था, पिता के नाम में गड़बड़ी, माता के नाम में गड़बड़ी, या कुछ जिसको लॉजिकल एरर कहा चुनाव आयोग ने, उस कैटेगरी में ये थे। कुल 60 लाख में से 27 लाख, लगभग आधे नाम जो हैं, मतलब वो क्लियर कर दिए गए हैं। अब इनके नाम में कोई ऑब्जेक्शन या कोई डाउट नहीं रह गया है, तो ये आ जाएंगे। सवाल ये है कि 60 लाख में से कुल कितने आएंगे ऐसे जिन उन डाउटफुल में से कितनों को जो है डाउटफुल मान करके उनको हटा दिया जाएगा और कितनों पर डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। ये 60 लाख में से वो 27 लाख हैं जिनके नाम से डाउट हट गया है, ये वोटर हैं। अब बाकी आगे, और इसलिए इसको सप्लीमेंट्री कहा जा रहा है। इससे पहले 60 लाख के करीब नाम जो हैं वो आप पहले दौर में आपको याद है एसआईआर के, वो कट गए थे। वो कौन से थे? जो मृत हो गए हैं या जो परमानेंटली शिफ्ट हो गए हैं, जो डुप्लीकेट वोटर थे, तो वो इससे अलग हैं। ये वो 27 लाख हैं जिनमें कुछ ना कुछ करेक्शन की या सत्यापन की जरूरत थी, वो कर लिया गया है। तो ये एक अभी की बात है। मतलब आधे नाम तो क्लियर हो गए, बाकी आधों में से कितने कटेंगे फाइनली ये हमको देखना होगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है बंगाल के चुनाव में। ममता बनर्जी तो उनका चुनाव है, तो वो तो पूरी जान लगाई ही हुई है इलेक्शन में। सहयोगी भी पीछे नहीं है उनके, जिनको आप इंडिया गठबंधन के साथी कहते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में भी एक का साथी दूसरे का साथी हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ममता बनर्जी का जो कैंप है इंडिया गठबंधन का, उसमें कौन कौन से लोग मुख्य तौर पर आते हैं? उसमें अखिलेश यादव आते हैं, उसमें उद्धव ठाकरे की पार्टी आती है, उसमें केजरीवाल जी की पार्टी आती है। ये लोग खुल के टीएमसी का समर्थन करते हैं, क्योंकि बंगाल के अंदर लेफ्ट भी अलग है, कांग्रेस भी अलग है। तो अब ये जो दो प्रमुख सहयोगी हैं उनके, टीएमसी समाजवादी पार्टी और शिवसेना यूबीटी, इनके नेता लगातार ममता बनर्जी के समर्थन में बयान दे रहे हैं। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी और चुनाव आयोग मिलकर पश्चिम बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहे हैं। उसके बाद और क्या ही कहा जा सकता है? बाहर से अधिकारी लाए जा रहे हैं और लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है ममता बनर्जी की, लेकिन आप वहां एक तरह से अघोषित राष्ट्रपति शासन लगा रहे हैं, ये कह रहे हैं संजय राउत, शिवसेना यूबीटी के। अखिलेश यादव भी बोले हैं, वो भी सुनेंगे, लेकिन पहले संजय राउत की बात सुनिए। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी और चुनाव आयोग मिलकर पश्चिम बंगाल में हस्तक्षेप कर रहे हैं प्रशासन में, उसे और क्या बोल सकते हैं? बाहर से अधिकारी लाकर, चाहे डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट हो, ये तो घुसपैठाई है ना। एक सरकार है, वहां लोगों ने चुनी हुई सरकार है। आप वहां एक तरह से इमरजेंसी इंपोज कर रहे हो, राष्ट्रपति शासन लगा रहे हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ममता जी का गुस्सा है, और ममता जी का गुस्सा पूरे देश को मालूम है। देखो, बीजेपी तो अमेरिका में भी सरकार बना सकती है, बीजेपी इजराइल में भी सरकार बना सकती है, और बीजेपी ऊपर मंगल पे भी सरकार बना सकती है। संजय राउत कह रहे हैं बीजेपी अब चाहे तो वो अमेरिका, इजराइल और मंगल ग्रह पे भी सरकार बना सकती है। अखिलेश यादव भी ममता बनर्जी के समर्थन में उतरे। उन्होंने भी चुनाव आयोग की बात की। उन्होंने कहा कि कर कुछ भी लें भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आएंगी तो ममता। क्योंकि वो अकेले लड़कर के भी जीत रही हैं, अकेले संघर्ष कर करके भी जीत करके आ रही हैं। कितने भी अधिकारी बदल लें, चुनाव आयोग से मिलकर के बीजेपी और बीजेपी से मिलकर के चुनाव आयोग कोई भी सूची बना ले,
डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या अन्य अधिकारियों को हटाने के बावजूद भी जनता आदरणीय ममता जी को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके पुनः मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप देखिए, पिछला चुनाव यूपी में अगर कोई अधिकारी हटाओ तो बताओ आप, और आने वाले समय में चुनाव होने जा रहा है, अभी से सेटिंग शुरू हो गई है कि कौन सा अधिकारी कहां सेट होगा। तो अखिलेश यादव ने बंगाल के बहाने उत्तर प्रदेश का अपना हिसाब जो था वो बराबर कर लिया। लेकिन मैं आपको एक इस सब के बीच में असर क्या होता है एसआईआर का चुनाव में जाते हुए, जो इस वक्त परेशानी है ममता बनर्जी की, वो मैं आपको दिखाता हूं। बंगाल चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस डिजिटल मीडिया का जबरदस्त इस्तेमाल कर रही है। तृणमूल कांग्रेस ने फाइटर दीदी इस नाम से एक एनिमेटेड टीजर जो है वो जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बंगाली पहचान की रक्षा करने वाली आखिरी रक्षक के रूप में दिखाया गया है। 16 मिनट के वीडियो को कई एपिसोड्स में डिवाइड किया गया है। वीडियो में ममता बनर्जी को एक दृढ़ निश्चयी और जुझारू व्यक्तित्व के रूप में दिखाया गया है। ममता बनर्जी को देवी दुर्गा और रॉयल बंगाल टाइगर के रूप में भी इस वीडियो में दिखाया गया है और नाम दिया गया है फाइटर दीदी। लेकिन असर यह है, और खास तौर पर एसआईआर का असर माना जा रहा है, कि ममता बनर्जी को अपनी सीट भवानीपुर को लेकर के एक नई रणनीति बनानी पड़ी है। इसे लेकर साउथ कोलकाता के अहिंद्र मंच में एक अहम बैठक हुई, जिसमें ममता बनर्जी के अलावा उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी और फिरहाद हकीम जैसे उनके क्लोज कॉन्फिडेंट और बड़े नेता टीएमसी के वो थे। और खबर यह है कि इस दौरान ममता बनर्जी ने बड़ा साफ साफ ये कह दिया है कि हर कार्यकर्ता को हर वोटर के घर पर पहुंचना होगा। ये भवानीपुर की बात हो रही है ममता बनर्जी की अपनी सीट की, मतलब इसलिए क्योंकि ये लड़ाई ममता बनर्जी को इस बार आसान नजर नहीं आ रही है। उनके कट्टर विरोधी शुभेंदु अधिकारी 3 दिन पहले यहां पर धुआंधार प्रचार की शुरुआत कर चुके हैं, और यहां पर असली पेंच जो है वो वोटर लिस्ट को लेकर ही है, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद भवानीपुर से लगभग 45,000 वोटर्स के नाम कटे हैं और 14,000 नाम अभी भी विचाराधीन है। मतलब ये संख्या कुछ 60,000 के करीब, 59,000 के करीब जा सकती है। और पिछली बार ममता बनर्जी का जो मार्जिन था वो 58,000 वोटों का ही था। तो अब अगर 50-55,000 वोट यहां से कट जाएं तो उसके बाद ममता बनर्जी के लिए अपना चुनाव निकालना भी उतना आसान नहीं रह जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये निर्देश दिए हैं कि एक एक वोटर तक हमारे वर्कर को मेरी सीट पर भवानीपुर में पहुंचना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, और आज इस बीच सप्लीमेंट्री लिस्ट आ रही है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि आई लव ममता बनर्जी। अच्छा, जिस अंदाज में ममता जी आती हैं और उनके ऊपर ये जो टीजर जारी हुआ एकदम फिट बैठता है। ऐसे ही तो दहाड़ती रहती है ना वो, देवी देवताओं से तुलना पर मैं नहीं एकदम से उसको स्वीकार कर पाता, किसी भी पार्टी के नेता का हो, लेकिन उनकी पार्टी के लिए तो ऐसे ही होंगे। और सचमुच वो रौद्र रूप है उनका, बड़ी आक्रामक है, लेकिन रौद्र रूप वो थोड़ा उल्टा पड़ने लगा है बंगाल के लिए। वो रौद्र रूप जो है वो वैसी ही आक्रामक है, शेर जैसी है, लेकिन शेर क्या है, वो खा जा रहा है अपने जंगल के लोगों को ही, अपने ही राज में लोगों को खत्म कर दे रहा है। वहां पर जिस तरह से लोगों के जीवन में मुश्किलें खड़ी हुई हैं, जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, वो संकट हो रहा है। जिस बांग्ला संस्कृति को दिखा रहे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस, वो संस्कृति तो रही नहीं गई। आज तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की संस्कृति है। आप सोचिए, ममता बनर्जी की हर बैठक के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति फिरहाद हकीम है। फिरहाद हकीम ने क्या बयान दिया था हिंदुओं को लेकर, ये कोई छिपी हुई बात नहीं। मुझे लगता है कि टीजर तो बड़ा अच्छा है, बहुत शानदार है, और उसका जो शोर है वो भी खेला होवे जैसा है, जो उनकी पार्टी के प्रवक्ता ने पिछली बार गाया था। लेकिन शायद अब वो थोड़ा उल्टा असर करने लगा है और जनता उसको उसी तरह से देख रही है कि क्या ये जो शेरनी है ये बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, रोजगार, लोग, कानून व्यवस्था सबको खा जा रही, क्या उधर जाता। बट फिर भी यू लव ममता बनर्जी। आई लव ममता बनर्जी, उनके जुझारूपन पे लड़ना जानती है। ऐसी नेता कहां कोई है, देश में कोई है ही नहीं। सर, ये जो एसआईआर वाला मामला है, आज जो सप्लीमेंट्री लिस्ट है, वैसे तो काफी कुछ मैंने आप लोगों से समझ के समझाने की कोशिश की। क्या है मतलब, अभी 60 लाख में से कुल 29 लाख नाम आज जो है क्लियर हो गए, 28 लाख क्लियर हो गए। मनोज कुमार अग्रवाल जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, उन्होंने कल कहा है कि 28 लाख नाम क्लियर कर दिए और चरणबद्ध तरीके से हर फ्राइडे को हम जारी करेंगे। हर शुक्रवार का उन्होंने दिन तय किया है जब सप्लीमेंट्री मतदाता सूची जारी होगी। और उनका ये कहना है कि भाई चुनाव की डेट जो है नॉमिनेशन की, जैसे अगर पहले फेज की बात करें तो 2 अप्रैल है, और सेकंड फेज के जो मतदान है 29 तारीख का, उसके लिए 9 अप्रैल है। तो 2 अप्रैल के पहले जो सूची फाइनल वोटर लिस्ट जारी होगी, तो उसमें जो पहले सूची का जो मतदान होने वाला है पहले 23 तारीख का, उसमें जो नाम आए हुए उनकी सूची जारी कर देंगे।
वो 6 तारीख तक हम बाकी बचे हुए भी जारी हो जाएगा। तो 60 लाख में से 28 लाख आज जारी कर रहे हैं और 600 से ज्यादा न्यायिक अधिकारी इस काम के अंदर लगे हुए थे। तो मुझे लग रहा है कि बहुत 28 लाख वो है ना जो नाम क्लियर हो गए, नाम क्लियर होगा जिसपे, और वो आज साइट पे अपलोड हो जाएंगे, सारे अधिकारी को भेजा जाएगा और लोग अपने नाम वेबसाइट पर भी इसको देख सकते हैं। 32 लाख नाम बचे जो अभी डाउटफुल है। हाँ, और उनका कहना है कि ये भी हम पहले जो मतदान का दिन है 2 अप्रैल जिस दिन नॉमिनेशन होगा उसके पहले इसको भी हम क्लियर कर देंगे। तो मोटा मोटी जो 60 लाख का इश्यू चल रहा था और जो कहा जा रहा था कि भाई वोटिंग के पहले ये क्लियर होंगे क्या, तो चुनाव आयोग ने बहुत साफ कर दिया कि मतदान के पहले सारे नाम क्लियर होंगे, वेबसाइट पे अपलोड हो जाएंगे और ये लोग जो पात्र होंगे वो वोट देने के अधिकार देने की स्थिति के अंदर आ जाएंगे। और आज एक और अच्छी घटना हुई बंगाल में कि अब जो चुनाव का सीईसी का जो बंगाल का ऑफिस है वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गया, हाईटेक बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया आज। तो ये नया चुनाव नई बिल्डिंग से होगा इस बार, मतलब पुरानी बिल्डिंग में था, जर्जर बिल्डिंग हो गई थी, तो नई बिल्डिंग में बना है इस बार। अभी ममता जी को जो घर घर वोटर और जाना पड़ रहा है, ये एसआईआर का इंपैक्ट है निश्चित रूप से। देखिए, ममता बनर्जी को डर है और भवानीपुर में जिस तरीके से वोटर्स कटे हैं, लगभग 60,000 के करीब कट चुके हैं। हालांकि ठीक है कि भवानीपुर सीट ममता बनर्जी की स्ट्रांग होल्ड रही है। 2011 में ये सीट बनी है, उसके पहले ये सीट का अस्तित्व खत्म हो गया था 1977 में, जब 72 में जब परिसीमन हुआ था तो ये भवानीपुर सीट खत्म हो गई थी। उसके बाद 2011 में ये सीट बनी और फिर ममता बनर्जी का एक गढ़ बनी। 2011 के बाद ममता बनर्जी यहाँ से जीती थी उपचुनाव जब मुख्यमंत्री बनी। अब मुझे लगता है कि ममता बनर्जी सिर्फ भवानीपुर नहीं, ममता बनर्जी भवानीपुर तो सीट जीत जाएगी, ममता बनर्जी को लग रहा है, लेकिन पूरे बंगाल के अंदर जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, संगठन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है और शुभेंदु को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जमीनी स्तर पर सर्वे के बाद भवानीपुर से उतारा, और भवानीपुर में बंगाली हिंदू बहुत ज्यादा है, 45% बंगाली हिंदू है, सिर्फ 20% वहां मुसलमान है, 20 से 22%, बाकी हिंदू वोटर्स वहां पर है। हालांकि ममता बनर्जी वहीं रहती है, कालीघाट माता का जो मंदिर है वहीं आता है, कलकत्ता का मेन एरिया में ये सीट शामिल होती है, दक्षिण कलकत्ता की। तो ममता बनर्जी का स्ट्रांग होल्ड जरूर है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने वहां भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने जिस तरीके से वहां काम किया है, तो ममता बनर्जी के लिए कोई केक वॉक नहीं है, वहां पर आसान नहीं रहेगी उनकी अपनी सीट। प्रोफेसर साहब भी आ गए, सर बहुत स्वागत है आपका। 2 खबरें और बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई छोटी छोटी बता दूं, फिर बाकी मेहमानों की राय लेते हैं। रामनवमी आ रही है और उससे पहले बंगाल के नंदीग्राम में फिर एक बार तनाव हो गया, क्योंकि नंदीग्राम में हिंदुओं की आस्था पर हमला किया गया है। रामनवमी से पहले यहां पर प्रभु श्री राम की एक मूर्ति के तोड़े जाने पर तनाव है। मूर्ति टूटी, इसके बाद लोगों में गुस्सा है, बीजेपी के कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। और नंदीग्राम वो सीट है जहां से पिछली बार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, इस बार भी वो यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। अब प्रभु राम की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ को लेकर शुभेंदु अधिकारी भी नाराजगी जता रहे हैं और उन्होंने कहा कि यही तो होता है ममता राज में, हिंदुओं की आस्था पर हमला। ये जिहादी लोग क्या है, पीडब्ल्यूडी रोड का साइड में राम जी का मूर्ति तैयारी हो रहा था, निर्माण हो रहा था, हमारी रामनवमी का उत्सव है, इसके लिए ये मिसक्रिएंट सब करता है। यह जो सरकार है हिंदू विरोधी सरकार है, पुलिस इसमें कार्रवाई नहीं करता, इसलिए हर हिंदू त्योहार के पहले देव देवी का मूर्ति तोड़ना और रामनवमी का जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी करना एक कुछ एंटी सोशल का काम है। लेकिन ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के लालच से कुछ गुंडा बनाया, वो लोग ये सब करता, जैसे हिंदू समाज रिएक्ट करेगा और मुसलमान समाज को इकट्ठा करेगा वोट के लिए। अब छोटी छोटी घटनाओं की बड़ा इंपैक्ट हो जाता है, खासतौर पर चुनावों में। तो इसका आपने सुन ही लिया कि शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं हिंदू समाज एकजुट होगा ऐसी घटनाओं के बाद। एक दूसरा जो काम हो रहा है वो भी इस पोलराइजेशन को हवा दे रहा है, और वो है असदुद्दीन ओवैसी का अब बंगाल के चुनाव में एंट्री कर जाना और एक्टिव हो जाना। असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर के साथ अलायंस किया है और उनकी पार्टी बंगाल में हुमायूं कबीर के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने खुद ऐलान करके इसके बारे में बताया और कहा कि हुमायूं कबीर की आम जनता उन्नयन पार्टी के साथ वो मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और 25 मार्च को कोलकाता में हुमायूं कबीर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह फैसला लिया है कि मगरबी बंगाल में हुमायूं कबीर साहब की जो पार्टी है उनके साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक अलायंस करेगी और मजलिस के उम्मीदवार उस अलायंस का हिस्सा बनकर हम मगरबी बंगाल के इलेक्शन में हिस्सा से वहाँ पर 3 मरतबा के वज़ीर आला हैं मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा। आपको जानकर हैरत होगी और ताज्जुब होगा
कि करीब 30% वहाँ पर मुस्लिम अक़लियत की आबादी है और 5 लाख के करीब बैकवर्ड क्लास के सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमानों के बैकवर्ड क्लास सर्टिफिकेट हैं। बहुत से नाइंसाफियों की कहानियां और दास्तानें भी हैं कि मालदा में जब पंचायत का इलेक्शन हुआ था, उस मालदा में मजलिस को 60,000 वोट मिले थे। तो ऐसा नहीं है कि मजलिस वहां पर मेहनत नहीं कर रही है। पिछले बार भी हम लोग 5 या 6 सीट पर इलेक्शन लड़े थे। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि हम लोग इन्हीं सीटों पर या जहां पर भी बातचीत होगी उनसे उसको तय करके। असदुद्दीन ओवैसी को अब किसी इलेक्शन में आप हल्के में नहीं ले सकते। उन्होंने बिहार में अपने आप को 2 बार प्रूव कर दिया है। तो बंगाल में वो कह रहे हैं हम पिछली बार 5 लड़े थे, इस बार भी उसके आसपास ही लड़ेंगे, और वो बता रहे हैं कि हमको 60,000 वोट तो लोकल इलेक्शन में मिल गया था। लेकिन टीएमसी का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी ने भेजा है और पैसे दे के भेजा है। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी का पास से पैसा मिलेगा। लास्ट बार भी ऐसा ही मिला था। वो आया था सिद्दीकी का पार्टी आईएसएफ का साथ जोड़बंधन करने के लिए। फुरफुरा शरीफ भी गया था, कलकत्ता में भी मीटिंग किया, बीजेपी से कितना करोड़ रुपया लिया। इस बार भी ऐसा करेंगे। वो कलेक्शन मास्टर है। मैं इनके बयान पे नहीं कह रहा हूं, लेकिन चुनाव में साम दाम दंड भेद सब चलता है और इस चुनाव में भी चल रहा है। सर, कहीं राम जी की मूर्ति भी खंडित की जा रही है, देवी दुर्गा के रूप में ममता जी आ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी का चुनाव में आना हो गया, एसआईआर की सप्लीमेंट्री लिस्ट आ गई, चुनाव चढ़ गया सर बंगाल का। हाँ, इसका मतलब चुनाव चल रहा है, अच्छे से चल रहा है चुनाव, और ठीक है। सब एसआईआर पर काम हो रहा है, आधा काम करीब हो गया। आप 28 लाख का मतलब 32 लाख नहीं बचे होंगे, वो जो कट गए वो नाम तो आप इसमें शामिल कीजिए ना, मतलब लिस्ट में। हो सकता है वो 40 लाखों में से 28 लाख निकले हो, मे भी ये भी हो सकता है ना। मतलब इसको ये कहना कि अब 32 लाख पर कितना हुआ वो मुझे नहीं पता, लेकिन 32 लाख नहीं होगा, वो जितना भी हुआ तो वो काम हो रहा है। मेरे ख्याल से लगता है कि 2 अप्रैल की शायद वो है नॉमिनेशन का काम शुरू होगा, तब तक तो इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेगा, कम से कम फर्स्ट फेज का कर लेगा। उसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों को मौका मिले, सुनवाई का नहीं मिले, लेकिन मोटे तौर पर ये काम हो जाएगा। ममता जी अपनी लड़ाई लड़ रही हैं। भवानीपुर जो है ना इम्पॉर्टेंट सीट है, उसमें 2-3 चीज़ें हो गई पिछले दिनों में। एक तो शुभेंदु अधिकारी वहाँ पर आ गए, मजबूत कैंडिडेट है बीजेपी के। दूसरी बात 58,000 से वो जीती 2021 में, 2024 में वो जीत का अंतर लोकसभा में 8,000 रह गया, तो वो भी एक बड़ी चिंता का विषय है। और उसके बाद एसआईआर में 60,000 वोट कट गए, तो 60,000 वोट कटना बड़ी बात है। और मुझे नहीं पता कि ये अरविंद केजरीवाल वाला हाल है, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ था। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत वोट कटे थे और वो, मगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत छोटी थी सर। हाँ, लेकिन फिर भी 60,000 वोट कटना बड़ी बात है, और वो सीट जिस पर 8,000 वोट की लीड रही हो, तो मतलब जाहिर है मुश्किल काम हो जाता है। और चुनाव में हमेशा मानता कि किसी के भी हारने जीतने पर चैलेंज नहीं करना चाहिए आपको। कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। ममता जी हारी गई थी पिछली बार नंदीग्राम में, तो इसलिए लेकिन फिर भी उन्होंने, मतलब ये खतरा उनको भी दिखता होगा, तभी वो घर घर एक वोटर तक पहुंचने की बात कर रही है। लेकिन लड़े की सीट रही है। नहीं, वो फिर तो ज़्यादा रिस्क होती, वो 2 सीट पे लड़ती। एक तो इलेक्शन के लिए ज़्यादा काम उनके पास बढ़ जाता है, दूसरा फिर ये मैसेज चला जाता है कि भाई इसका मतलब भवानीपुर पर आप कॉन्फिडेंट नहीं है। तो इसलिए वो बेहतर है स्ट्रेटेजी वाइज। टीजर जो उन्होंने जारी किया वो तो फाइटर दीदी तो है ही इसमें कोई। योगी जी को बड़े अलग रूप में दिखाया उन्होंने वीडियो में, आपने हाँ देखा, वो मैंने पूरा देखा, बिल्कुल गुस्से में लाल और वो सारा देख रहे। दूध का जला छाछ भी तो हारी हुई है, तो क्या करें, अब टीजर कितना काम करता है नहीं करता, लेकिन पूरे इलेक्शंस को हम देख रहे हैं पिछले 10 साल में सोशल मीडिया की भूमिका बड़ी तेज होती जा रही है। हो सकता है 2-4 दिन में आपको बीजेपी का भी उस तरह का टीजर आप देखिए इस टीजर में, वीडियो में बिल्कुल बंगाली बनाम बाहरी बनाने की कोशिश की गई है। सारे हम लोग चर्चा सारे प्रतीक बंगाल के इस्तेमाल किए गए। बंगाली बनाम बाहरी ही उनका एक वो हो सकता है कोर स्ट्रेंथ है ममता जी की, जिस पर वो काम करती हैं। और बीजेपी के साथ वो लड़ाई वहां पर उसी लेवल पर लड़ सकती हैं, और किसी मुकाबला उस तरह का नहीं है। और यदि बाहरी बनाम बंगाली नहीं करेंगे तो फिर वो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। बीजेपी जो कोशिश करेगी कि हिंदू मुस्लिम करें, वो बाहरी बनाम बंगाली से बचना चाहती है ना। ममता बनर्जी हिंदू बनाम मुस्लिम से बचना चाहती हैं, तो वो बाहरी बनाम बंगाली करती हैं। अब बाहरी बनाम बंगाली वो लोग करते हैं जो यूसुफ पठान को अहमदाबाद से, गुजरात से ले आते हैं। सही बात है ना। तो लेकिन वो कैसे नैरेटिव आप तय कर रहे हो, लेकिन ममता जी समझते हैं कि इसी स्ट्रेंथ पर, इसी एक लाइन कहा जाता है ना, कि मैं सुनता था तो एक के बारे में कोई कहता था कि हमने चुने हैं हीरे, तो आपने सिर्फ यूसुफ पठान कहा, कीर्ति आजाद,
शत्रुघ्न सिन्हा, मतलब वो तो पूरी श्रृंखला एक है। चीज आपने पता नहीं इस वीडियो में गौर की कि नहीं की, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिए इस वीडियो को, मेरी नजर अगर ठीक पड़ी है इस पे तो अभी इसमें एक पिक्चर आएगी, ममता बनर्जी, ये ममता बनर्जी दिख रही है आपको, सिलुएट में दिखाया गया, मतलब चेहरा नहीं दिखाया गया। योगी आदित्यनाथ, ये कौन है, ये कौन है? नरेंद्र मोदी है, मोदी जी नरेंद्र प्रधानमंत्री। अब आप क्या इसमें बात करने लायक क्या बात है? योगी आदित्यनाथ का चेहरा दिखाया, मोदी जी का चेहरा क्यों नहीं दिखाया इस वीडियो में? आप इस लड़ाई को सीधे मोदी से भी नहीं लड़ना चाहते, नहीं लड़ना चाहते। ममता बनर्जी भी नहीं चाह रही है कि ये सीधा मुकाबला मोदी बनाम ममता होगा, तो उसमें जो है नरेंद्र मोदी का नाम आती है, एक अलग सेंटिमेंट जुड़ जाता है। सेंटिमेंट जुड़ता है ना, और बीजेपी भी नहीं चाहती। हाँ, लेकिन सर बात मैंने अगर ठीक पकड़ा है तो बिल्कुल ठीक है वो प्रधान। योगी जी का चेहरा दिखाया प्रॉपर, मोदी जी का चेहरा नहीं दिखाया, वो डायरेक्ट नहीं करना चाहती है, अमित शाह को छोड़ दिया। अमित शाह जी को छोड़ ही दिया इसमें से। मोदी के सामने जहाँ आप ध्यान होगा कि जहाँ मोदी वर्सेस हो जाता है वहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसकी पराजय हो जाती है। मोदी बड़ा नाम है, मोदी बड़ा ब्रांड है, इसमें चाहे वो ममता हो या अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली वो बच चुनाव चुके में हैं वो भी। नहीं, वो बचते थे। मोदी वर्सेस उन्होंने किया था तो पिट गए थे, तो उनको पता है कि मोदी के साथ हमको लड़ना बहुत मुश्किल होगा, तो इसलिए उन्होंने वो टारगेट चुना। अच्छा, भद्र लोग का हो सकता है कि उनको लगता होगा कि यदि हम योगी जी को लाते हैं तो भद्र लोग जो है वो बंगाल का भद्र लोग जो है वो साथ नहीं खड़ा होगा, ये भी हो सकता है, क्योंकि बड़ा लिबरल सॉफ्ट हिंदुत्व ये सब की बातें करता है। महत्वपूर्ण बात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बंगाल का चुनाव हिंदू मुस्लिम चुनाव ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बंगाल में चुनाव में मुस्लिम वर्सेस हिंदू चुनाव के अतिरिक्त और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और यही वो पिच है जिस पर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी को पीट सकती है, बाकी और कुछ नहीं है। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, तो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में सामान्यतः यही होता है कि जो पहले से दे रहा होता है उसी के साथ चला जाता है। थोड़ा दिल्ली के अंदर वो उल्टा हो गया, दिल्ली के अंदर इसलिए उल्टा हो गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मीडिया हाइप भी रहा, और जो इल्ज़ाम था बहुत गंभीर इल्ज़ाम था, जेल जाकर के लौट आ चुके थे उनके बड़े बड़े सारे ड्रामा यहाँ नहीं हुआ। हाँ, जेल से सरकार चल रही है, हाँ, सब कुछ। वो सब चीजें नहीं थी। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के इमेज को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो पाई है। ठीक है सर। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जो टीजर दिखाया जा रहा है, ममता बनर्जी जो टीजर, अब यदि यहीं पर यह टीजर चला दिया जाए कि भाई बंगाल में कितने हिंदुओं की हत्या कर दी गई, मुर्शिदाबाद में घटना क्या घटी थी, वसीरहाट में क्या हुआ था, मालदा में कैसे हिंदुओं को घर जलाया गया था, वसीरहाट के दंगे में कैसे हिंदुओं के घरों को चुन चुन करके जला करके मार डाला गया था, बांग्लादेश के अंदर मुसलमानों ने जिनके लोग आकर के बाद बंगाल में बस गए हैं, कलकत्ता से पश्चिम बांग्लादेश तक की बॉर्डर पूरा बांग्लादेशी मुसलमानों ने आकर के घेर लिया है। ये बात अब वहां के हिंदुओं को भी चुभने लगा है। यदि ये नैरेटिव सफल हो जाती है तो मुझे लगता है भारतीय जनता जल्दी से आप लोगों का एक अभी तक का असेसमेंट ले लें हम चुनाव का। सर समीर जी तो मेरे ख्याल से अपनी पुरानी बात पर कायम है, बीजेपी की हवा चल रही है, आपने आज भी बिल्कुल ममता बनर्जी ये हार रही है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सर एक लाइन में सरकार में अभी कौन आता दिख रहा है? विजय जी ने एक चीज लेकिन छोड़ दिया था, बताया विजय जी ने कहा आज भूल गए कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग भी लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी वो तो ऐसे ही चल रहा है, बता तो दिया, 60,000 नाम काट दिए ना। अरे बताइए, आप बताइए अभी क्या है जीत का प्रतिशत? आज का असेसमेंट ये मेरा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी रूप में हो सरकार बना रही है। जी, जिस भी रूप में सर, क्या वोट लेके बनाएगी और कैसे बनाएगी? हमने साम दाम दंड भेद, वही वो कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सर? प्रोफेसर साहब ममता जी जो कह रही है वही कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं सरकार के? नहीं, मुझे अब भी वो मजबूत लड़ाई में दिखती है ममता से निपटने का वही एक रास्ता है। त्रिपाठी जी नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी लड़ाई लड़े, लेकिन जो कहते हैं ना कि जादुई नंबर उससे अभी पीछे वो है। छोटी अब एक खबर आपको असम चुनाव की भी मैं दे देता हूं जल्दी से। विधानसभा चुनाव को लेकर वहां भी खूब सरगर्मियां हो रही हैं। कांग्रेस से बात नहीं बनने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा अब 19 सीट पर अलग चुनाव लड़ेगा। जेएमएम ने कहा है कि पार्टी ने भाकपा माले के लिए भी एक सीट छोड़ी है। असम में जेएमएम की तरफ से 20 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की गई थी। असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करने
पिछले दिनों रांची भी गए थे, लेकिन कांग्रेस जेएमएम को सिर्फ 5 सीटें देना चाहती थी। इसीलिए अब जो है जेएमएम ने फैसला कर लिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार में भी यही हुआ था। अब ट्राइबल वोट तो वैसे यहां भी काफी है, जो मुख्य प्लैंक है, बेस है जेएमएम का। कोई नुकसान इसका होगा कांग्रेस पार्टी को? नहीं, मुझे नहीं लगता है। और यहां कांग्रेस पार्टी को जितना नुकसान होना था वो हो चुका है। अब दोनों पार्टियों के नुकसान वाला जो मसला था, लाभ वाला मसला था, वो सेटल है। अच्छा। अब असली बात क्या है? असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के विद इन भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो कुछ गड़बड़ नहीं करेगी तो असम में बड़े मजे से भारतीय जनता पार्टी हेमंता की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। ये सब फैक्टर ही नहीं, ये सब मतलब ऑप्टिक्स के लिए अच्छा है कि हेमंत सोरेन चले गए, रांची से उड़ के क्या जाओगे, बिहार में कुछ कर नहीं पाए। हाँ। ठीक है, अच्छा लगता है, फोटो तो बढ़िया खिंच जाती है, और थोड़ा भाजपा को बताने में भी अच्छा लगे कि देखो इनका एक सहयोगी यही इनको पीट रहा है। अरे 19 सीटें हैं एसटी के आरक्षित, असम में 19 सीटें हैं और 9 एससी के लिए, और वही लड़ेंगे मेरे ख्याल में। वही लड़ेंगे एसटी से।